तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर, जो कि आज 2 दिसंबर को आ गया है। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर ये आज आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर साइंस का आज के क्वेश्चन को आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मॉडल पेपर होता यह है कि आप जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाइएगा तो मॉडल पेपर हमें यह बताता है कि इसी तरह का आपको बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है कि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर का यही मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मॉडल पेपर या साइंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका विषय कोड क्या है? तो इसका विषय कोड है 112। कितना है? तो 112 है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुल प्रश्न आपको 100 से 138 कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आपका टाइम कितना मिलेगा? तो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। यह आपका टाइम दिया जाएगा। और इसमें कुल पेजों की संख्या कितनी है? तो कुल पेजों की संख्या है 30 पेज है। और इसमें कितने नंबर का मार्क्स है? तो यानी 80 नंबर का 80 नंबर का इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, यह बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया 2026 के लिए, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो खंड अ में है, जो कि इसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से हमें क्या करना है? तो 40 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसमें से हमें क्या 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से हमें 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, यानी कि जैसे कोई भी एक प्रश्न है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही होगा, यानी कि एक सही है। और द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। तो चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप लोग मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है अनंत, और डी ऑप्शन है धनात्मक। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के किस ओर बनते हैं? तो वह दर्पण के आगे बनते हैं। दर्पण के आगे क्या होता है? तो दर्पण के आगे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है? जैसे कि यह एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो दिया है उसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतित यानी आपतन कोण कितना है? तो आपतन कोण है 30 डिग्री। कितना है? तो 30 डिग्री। और परावर्तित किरण इधर परावर्तित हो रहा है, तो उसके आपतित किरण के बीच का कोण हो जाएगा। तो इधर क्या है? 30 डिग्री है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल
ये देखिए ये दर्पण है और इस पर ये क्या है आपतित प्रकाश की चाल है। तो परावर्तित यानी जब ये लौट कर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाल कितनी हो जाएगी, तो जितना आपतित किरण जितना आएगा उसी वेग से क्या चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 4 का डी आंसर हो जाएगा, 4 का डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, यानी कि गोलीय दर्पण में क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो कहाँ पर लिया जाता है, जैसे ये गोलीय दर्पण है और क्रांति चिन्ह परिपाटी, तो इसके जो यहाँ पे मूल बिंदु है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ध्रुव कहेंगे। चलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। इसका आंसर 6 का ए हो जाएगा, 6 का ए आंसर। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, यानी कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो उसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हो जाएगा। तो हमें लेंस की शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है 100/f। यहाँ पे क्या पूछा है, तो सेंटीमीटर में पूछा है। यदि आपको मीटर में पूछा होता तो 1/f इसका फार्मूला हो जाता है। तो कितना है, तो 100 है और फोकस दूरी कितना है, तो 50 सेंटीमीटर, तो 100/50 हो जाएगा। इसे कटाएंगे कितने बार में, तो 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2D, यानी कि 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेलीय कागज होता है, यानी कि 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पारदर्शक, बी ऑप्शन अपारदर्शक, सी ऑप्शन है पारभाषक और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा कि सी नंबर, यानी कि पारभाषक हो जाएगा। तेलीय कागज होता है तो पारभाषक। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो कब होती है प्रकाश की चाल एकदम न्यूनतम, तो क्या हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा, यानी कि 10 का सी आंसर हो जाएगा, 10 का सी आंसर कांच। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और एक एक ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पे बनता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कॉर्निया पर बनता है। कहाँ पे, सॉरी दृष्टिपटल, कहाँ पे बनता है, 11 का डी हो जाएगा, दृष्टिपटल, 11 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 12 नंबर कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, यानी कि नेत्र का जो ऊपर वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेत्र के जो ऊपर वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, तो कॉर्निया कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार जाता है, यानी कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो निकट दृष्टि में अवतल दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी, यानी कि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर
रेडॉक्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो किसके लिए? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो धुंधली रोशनी पर भी हम किसी वस्तु को देख लेते हैं तो वो क्या होता है? वही रेडॉक्स कोशिका होता है, यानी कि 14 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर है जो कि हम किसी वस्तु को देखते हैं जो कि हमें धुंधला दिखाई देता है, तो किसके कारण? तो रेडॉक्स और कॉन्स के कारण। तो इसका 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्या होता है? जो कि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो 15 का बी आंसर ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आप लोग को बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग अपने घर में देखोगे कि विद्युत फ्यूज लगाता है, यानी कि फ्यूज लगा होता है, तो वो जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है? उसका फ्यूज क्या होता है? तो गर्म हो जाता है, यानी वो उड़ जाता है, तो क्या होता है? उष्मीय प्रभाव, यानी कि उष्मा के कारण वो गल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता, यानी कि 17 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट, यानी कि वाट के बराबर होता है? तो वाट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि वाट का फॉर्मूला क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18 का ए, जूल प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, यानी कि विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली बनी होती है तो वो किससे बनी होती है? तो 19 का आंसर क्या हो जाता है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। और यदि विद्युत बल्ब के तार की कुंडली बनी होती है तो किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का, यानी कि सी नंबर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो हम कोई भी चीज़ कार्य करते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है? तो ऊर्जा लगता है, यानी कि हमें कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं, यानी कि 20 का सी आंसर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज है वह किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेट, बी ऑप्शन एम्पियर, सी ऑप्शन बोर और डी ऑप्शन दिया हुआ फ्राइडे। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेट ने किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो ये क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि 22 का ए आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि हम विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो हम विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि जनित्र, यानी कि जनरेटर से हमें विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं, यानी कि जनरेटर से हम क्या कहते हैं? तो बिजली उत्पन्न करते हैं। तो चलिए 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 23 का ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है तो वो बहुत ही कम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है
कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम, 25 का सी आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकृति यानी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो सबसे मुख्य स्रोत हो जाएगा तो सूर्य हो जाएगा, उसके बाद कोयला, पानी, ये सब आ जाएगा, तो सबसे पहला जो है तो वह सूर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से अर्थ यानी कि जल का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, यानी हाइड्रो होता है जल का। इसका अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अब आ गया क्या, तो केमिस्ट्री का आ गया, यानी कि 28 से केमिस्ट्री का आ गया। तो चलिए केमिस्ट्री का के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ, 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि क्या हो जाएगा AgNO3 प्लस क्या दिया है, तो Cu दिया है। तो इसका क्या निकल जाएगा, तो Ag और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AgCu प्लस NO3, ये इसका क्या आ जाएगा, तो एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgNO3 प्लस Cu। चलिए 28 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 28 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि साग सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा VVI है और बहुत बार क्वेश्चन बैंक यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और यह मॉडल पेपर में दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यह फाइनल एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा दहन, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन हो जाएगा इसका आंसर, 30 का ए नंबर आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा VVI है और आप लोग इस 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर अच्छी तरह से पता होगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, यानी कि C6H12O6। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 पहला ऑप्शन है 2H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा 2H2O2, तो ये संतुलित है। बी ऑप्शन है कि 2KClO3, तो इसका 2KCl प्लस 3O2, ये भी संतुलित है। सी ऑप्शन है H2 प्लस Cl2, तो 2HCl हो जाएगा, तो ये भी संतुलित है। PbNO3 तो PbO नहीं, यहाँ पे ये गलत है, यानी कि 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यही संतुलित नहीं है, तो 32 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप लोग को बता दिया जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, तो वह यानी कि भस्म बन जाता है, भस्म। तो भस्म क्या होता है, तो 7 से 14 के बीच होता है, तो 7 से और 14 के बीच में क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी, यानी कि 11 आ जाएगा। चलिए तो आप लोग इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH मान समता क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक लगा देना है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन दिया कि असद पुष्प क्या है, यानी कि 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 तो असद पुष्प क्या कहता है, तो जिंक ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं हम लोग, असद पुष्प कहते हैं, यानी कि असद पुष्प जिंक ऑक्साइड को ही कहा जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो वह कौन सा गैस हो जाएगा, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 35 का डी आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी के जो डंक होता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, मेथोलोइगम, या उसे हम फॉर्मोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका आंसर 36 का ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और मधुमक्खी के डंक वाला भी आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, CaSO4 हाफ H2O। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में क्वेश्चन दिया गया कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 का सी आंसर, यानी कि लवण हो जाएगा, 38 का सी आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, तो फास्फोरस में, यानी कि 39 का सी आंसर हो जाएगा, वो सबसे अधिक होती है। चलिए 40 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो यह क्या हो जाएगा, तो कॉपर का हो जाएगा, यानी कि 40 का सी आंसर हो जाएगा। क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो वह कॉपर का है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ऑक्सीजन की संयोगिता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोगिता क्या होती है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो O2, यानी कि 2 हो जाएगा। 41 का सी आंसर, 41 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गंधक की परमाणु संख्या है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को मिला के देखना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक को ही हम क्या कहते हैं, तो सल्फर कहते हैं, सल्फर, गंधक को ही क्या कहते हैं, तो सल्फर कहते हैं। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगा, तो इसका 42 का आंसर हो जाएगा सी, 42 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें डबल बॉन्ड दिया गया है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह, यानी कि 43 का डी आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, यानी कि हम किसी लोहे को दूसरे लोहे से जोड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो वेल्डिंग कहते हैं, कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा एथाइन, यानी कि वेल्डिंग करने के लिए हम एथाइन का गैस का उपयोग करते हैं। चलिए 45 नंबर की आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14 नंबर, यानी कि आप लोग यहाँ से जब गिनती शुरू कीजिएगा तो 14 नंबर में जो आएगा तो उसी सदस्य में कार्बन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कि एथाइन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि 3। एथाइन में कार्बन की परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होती है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, यानी कि फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है फ्लोरीन। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई भी है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगा। तो हम लोग संयुक्ता कैसे निकालते हैं, तो पोटेशियम में दिया हुआ, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा, तो 19 होता है उसकी परमाणु संख्या, तो 2 8, उसके बाद फिर 8, तो कितना हो गया 8 8 16 2 18, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यही जो लास्ट में जो बच गया उसे क्या कहते हैं, इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का, तो 49 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्या बात हो रहा है, यानी कि जो ऐसे लाइन जो दिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 50 का डी, यानी कि 18 स्तंभ होती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितनी होती है, तो 18 होती है पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ 51 नंबर कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या होता है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मैग्नीशियम क्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, और उसका भार कितना होता है, तो परमाणु भार 24 हो जाएगा। तो 51 का बी आंसर हो जाएगा, 51 का बी आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो यानी कि वन पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है कागज उद्योग, बी ऑप्शन है टिम्बर उद्योग, सी ऑप्शन है लाख उद्योग, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, यानी कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि टपकन सिंचाई। यानी कि हम किसी भी पेड़ पौधे को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, यानी पाइप के द्वारा, तो टपकन सिंचाई के द्वारा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, और यह बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी आंसर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, 1973 कितना हो जाएगा, तो 1973। बावन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ मृतपोषी, बी ऑप्शन स्वपोषी, सी ऑप्शन हेलोजोइक, और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर हो जाएगा मृतपोषी, 55 का ए आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जो कि तो पहला ऑप्शन क्या हो जाए कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित, यानी कि वह सड़ गल जाए। तो पॉलीथीन, तो ये कभी सड़ता गलता नहीं है, जैसा का तैसा रह जाता है। तो 56 का बी। रबर भी गलता या सड़ता नहीं है, डी ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतघास, यानी कि यह कुछ दिन के अंदर में तो यह सड़ गल जाता है, यानी 56 का ए आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि
मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो कहाँ पे होता है? तो मुख गुहा से। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि सजीवों में पाए जाने वाले जे प्रक्रम है। तो सजीवों में पाए जाने वाले जे प्रक्रम है तो वह कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन पोषण, सी ऑप्शन प्रजनन और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो सजीवों में पाए जाने वाले जे प्रक्रम हो जाएगा तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 58 का डी आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि किन्वन क्रिया होती है तो किस में होती है? तो किन्वन क्रिया किस में होते हैं? तो ईस्ट में होता है, यानी कि 59 का सी आंसर हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो हमें शरीर में जो कोशिकीय ईंधन यानी कि हम जिस चीज़ का यूज करते हैं कोशिकीय ईंधन का, तो उससे हम किससे मिलता है? तो ग्लूकोज से मिलता है। तो कोशिकीय ईंधन किससे कहेंगे? तो ग्लूकोज को कहेंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है फूल में, बी ऑप्शन तना में, सी ऑप्शन पत्ती में और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी में। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है। वो पौधे से, पत्ती से ही वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती से ही करते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दिया होगा कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव जो हृदय है तो वह किस तंत्र का भाग है? तो वह उत्सर्जन का, यानी कि 63 का सी हो जाएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र। 63 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलिस्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें प्लेटलिस्ट के कारण रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो इसमें नहीं दिया गया तो इसका नाम क्या होता है? तो फाइब्रिनोजेन होता है। तो प्लेटलिस्ट को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 65 नंबर कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो किस में रहते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ छाल में, बी ऑप्शन है कोशिकीय रिक्तकाओं में, सी ऑप्शन पत्तियों में और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 65 का डी आंसर यानी सभी में होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है, यानी कि सी नंबर आंसर। 66 का सी आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क का प्रधान कार्य है, यानी कि वृक्क यानी कि किडनी का प्रधान कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है, यानी कि 67 का बी आंसर हो जाएगा। 67 का बी आंसर, यानी कि किडनी का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यानी कि पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन दिया साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो थायरोक्सिन, जेब्रेलिन, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी हो जाएगा। एथीन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो साइटोकाइनिन है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि फल पकाने वाला हार्मोन है।
तो फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है, यानी कि हम फल पकाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी नंबर, यानी कि एथिलीन का उपयोग करते हैं। फल पकाने का वाला हार्मोन है तो एथिलीन है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर में क्वेश्चन में दिया हो कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का है 12 जोड़ी, यानी कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 71 नंबर कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो कहाँ पे होता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ थाइमस द्वारा, बी ऑप्शन अग्नाशय द्वारा, सी ऑप्शन एड्रिन द्वारा और डी ऑप्शन दिया हुआ वृषण द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण द्वारा, यानी कि 71 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 71 का डी आंसर हो जाएगा, 71 का सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 71 का सी, यानी कि एड्रेनियल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ द्विखंडन, बी ऑप्शन दिया हुआ मुकुलन, सी ऑप्शन लैंगिक जनन और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा, यानी कि 72 का बी आंसर। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर को आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि पुष्प में नर जनन के नाम क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए, यानी कि पुंकेसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ गर्भाशय में, बी मूत्राशय में, डी अंडाशय में और डी ऑप्शन दिया हुआ वृषण में। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु बनता है वृषण में, यानी कि 74 का डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो क्या नहीं था, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन ऑक्सीजन और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था, तो इसका 75 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्कियोपेक्टिरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है, तो यह क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ यह एक जीवाश्म है, बी ऑप्शन दिया हुआ इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें DNA तथा पंख विद्यमान थे और डी ऑप्शन दिया हुआ कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, यानी कि कौन सा प्राणी है जो कि अपना लिंग बदल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घोंघे, यानी कि घोंघे अपना लिंग बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हो गया कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है जलमंडल, बी ऑप्शन स्थलमंडल, सी ऑप्शन वायुमंडल और डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपयोगिता है, तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा जैसे पहला हो जाएगा घास, तो घास के बाद क्या हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा, मेढक को के उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद सांप हो जाएगा।
तो इसी तरह का पारिस्थितिक तंत्र चलता गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, घास, तो यह प्राथमिक हो जाएगा। उसके बाद मेढक ने क्या किया, तो घास को खाया, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का बी आंसर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो DDT हो जाएगा। तो क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर 80 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया और इसके आगे सब्जेक्टिव दिया गया है। तो अगली वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का भी बता दिया जाएगा। तो 80 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को यदि आप लोग 60 से 65 नंबर यही का क्वेश्चन आप लोग सही कर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा है। और यदि आप 50 के नीचे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बच गया है फाइनल एग्जाम में। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आपको किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।